चैप्टर 1 अल्टीमेटम। बेला, मुझे नहीं पता कि आप चार्ली को बिली के पास नोट्स ले जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, जैसे कि हम दूसरी कक्षा में हैं। अगर मुझे आपसे बात करनी होती तो मैं जवाब देता। आपने यहाँ चुनाव किया, ठीक है। जब आप दोनों तरह से नहीं हो सकते, प्राणघातक शत्रुओं का कौन सा भाग आपके लिए समझने में बहुत जटिल है। देखो, मुझे पता है कि मैं एक बेवकूफ़ बन रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब आप अपना सारा समय एक समूह के साथ बिता रहे हों तो हम दोस्त नहीं हो सकते। जब मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तो यह और भी बुरा हो जाता है, इसलिए अब और मत लिखो। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बहुत। इससे कुछ नहीं बदलता। माफ़ करना, याकूब। मैंने अपनी उंगलियां पन्ने पर फिराईं, उन जगहों पर निशान महसूस किए जहां उसने पेन को इतनी जोर से दबाया था कि वह लगभग टूट गया था। मैं कल्पना कर सकता था कि वह अपनी खुरदरी लिखावट में गुस्से से भरे अक्षरों को लिख रहा था। जब शब्द गलत निकले तो एक के बाद एक लाइन काट रहा था। शायद अपने बहुत बड़े हाथ में पेन भी तोड़ रहा था। स्याही के छींटे इसी से समझ में आते हैं। मैं कल्पना कर सकता था कि उसकी निराशा उसकी काली भौहों को एक साथ खींच रही होगी और उसका माथा सिकुड़ रहा होगा। अगर मैं वहां होता तो शायद हंसता। अपने आप को दिमागी तौर पर चोट मत पहुंचाओ, जेकब, मैं उससे कह देता। बस बोल दो। हंसना अब आखिरी चीज थी जो मैं करना चाहता था, क्योंकि मैंने उन शब्दों को फिर से पढ़ा जो मैंने पहले ही याद कर लिए थे। मेरे अनुरोध पत्र का उसका उत्तर चार्ली से बिली तक पहुंचा, ठीक दूसरे दर्जे की तरह, जैसा कि उसने बताया था कि कोई आश्चर्य नहीं था। मैंने इसे खोलने से पहले ही इसका सार जान लिया था। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रत्येक क्रॉस आउट लाइन ने मुझे कितना घायल कर दिया था, जैसे कि अक्षरों के सिरे काटने वाले किनारे हों। उससे भी बढ़कर, प्रत्येक क्रोधित शुरुआत के पीछे चोट का एक विशाल कुंड छिपा था। जेकब के दर्द ने मुझे मेरे दर्द से भी ज्यादा गहरा घाव दिया। जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे रसोई से धुआं उगलने वाली बन की गंध आती हुई महसूस हुई। दूसरे घर में अगर मेरे अलावा कोई और खाना बना रहा होता तो शायद घबराने की कोई वजह नहीं होती। मैंने झुर्रीदार कागज अपनी पिछली जेब में डाला और दौड़कर नीचे आ गया। चार्ली ने माइक्रोवेव में जो स्पेगेटी सॉस का जार फंसा रखा था, वह अभी पहली बार ही घूम रहा था। तभी मैंने उसे देखा। दरवाजा खोला और उसे बाहर खींच लिया। मैंने क्या गलत किया? चार्ली ने पूछा। आपको सबसे पहले ढक्कन हटाना चाहिए, पिताजी। माइक्रोवेव के लिए धातु खराब है। मैंने बोलते हुए तेजी से ढक्कन हटाया, आधा सॉस एक कटोरे में डाला और फिर कटोरे को माइक्रोवेव में रख दिया और जार को वापस फ्रिज में रख दिया। मैंने समय तय किया और स्टार्ट बटन दबाया। चार्ली ने मेरे समायोजन को सिकुड़े हुए होंठों से देखा। क्या मैंने नूडल्स सही बनाए? मैंने स्टोव पर रखे पैन में उस गंध के स्रोत को देखा जिसने मुझे सचेत किया था। हलचल करने से मदद मिलती है, मैंने धीरे से कहा। मैंने एक चम्मच लिया और नीचे तक जले हुए गूदेदार टुकड़े को अलग करने की कोशिश की। चार्ली ने आह भरी। तो ये सब क्या है? मैंने उससे पूछा। उसने अपनी बाहें छाती पर मोड़ ली और पीछे की खिड़की से बाहर बारिश की बौछारों को घूरने लगा। पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं हैरान था। चार्ली खाना बना रहा था और यह रूखा व्यवहार क्यों था? एडवर्ड अभी यहाँ नहीं था। आमतौर पर मेरे पिताजी इस तरह का व्यवहार मेरे प्रेमी के लाभ के लिए करते थे, हर शब्द और मुद्रा के साथ अवांछित विषय को स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करते थे। चार्ली के प्रयास अनावश्यक थे। एडवर्ड को पता था कि शो के बिना मेरे पिताजी क्या सोच रहे थे। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही मैं अपने गालों के अंदर एक परिचित तनाव के साथ चबाने लगी थी। ये सही शब्द नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे शाश्वत प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कुछ और चाहिए था। लेकिन जब आप सामान्य बातचीत में भाग्य और किस्मत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वे बेतुके लगते हैं। एडवर्ड के दिमाग में एक और शब्द था और वह शब्द मेरे तनाव का स्रोत था। ये सोचकर ही मेरे दांत खट्टे हो गए। मंगेतर। उफ, मैं इस विचार से कांप उठा। क्या मैं कुछ भूल गया? तुम कब से रात का खाना बनाते हो? मैंने चार्ली से पूछा। जब मैंने पास्ता को पानी में डाला तो वह उबलने लगा।
या रात का खाना बनाने की कोशिश करो, मैं कहूँगा। चार्ली ने कंधे उचका दिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि मैं अपने घर में खाना नहीं बना सकता। तुम्हें पता होगा, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब मेरी नज़र उसकी चमड़े की जैकेट पर लगे बैज पर पड़ी। हाँ, बढ़िया है। उसने जैकेट को ऐसे उतारा जैसे मेरी नज़र ने उसे याद दिलाया हो कि उसने अभी भी जैकेट पहन रखी है, और उसे अपने गियर के लिए आरक्षित खूंटी पर टांग दिया। उसकी बंदूक की बैट पहले से ही जगह पर लटकी हुई थी। उसे कुछ हफ्तों से स्टेशन पर इसे पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। वाशिंगटन के छोटे से शहर फोक्स को परेशान करने वाली कोई और परेशान करने वाली गुमशुदगी नहीं हुई थी। हमेशा बारिश वाले जंगल में विशालकाय, रहस्यमय भेड़ियों के दिखने की कोई और घटना नहीं हुई थी। मैंने चुपचाप नूडल्स को हिलाया, यह अनुमान लगाते हुए कि चार्ली अपने समय में जो कुछ भी उसे परेशान कर रहा है, उसके बारे में बात करेगा। मेरे पिता बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, और मेरे साथ बैठकर डिनर करने की कोशिश में उन्होंने जो प्रयास किया था, उससे ये स्पष्ट हो गया कि उनके दिमाग में असामान्य संख्या में शब्द थे। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, जैसा कि मैं इस समय हर कुछ मिनट में करता हूँ। अब आधे घंटे से भी कम समय बचा था। दोपहर का समय मेरे दिन का सबसे कठिन समय होता था। जब से मेरे भूतपूर्व सबसे अच्छे दोस्त और वेयरवुल्फ जेकब ब्लैक ने मुझे उस मोटरसाइकिल के बारे में बताया था जिस पर मैं चुपके से सवार थी, एक विश्वासघात जो उसने मुझे घर से बाहर निकालने के लिए तैयार किया था ताकि मैं अपने प्रेमी और पिशाच के साथ समय न बिता सकूं। एडवर्ड कुलिन एडवर्ड को मुझसे केवल 7 बजे से 9:30 बजे तक ही मिलने की अनुमति थी, हमेशा मेरे घर के अंदर और मेरे पिता की हमेशा क्रोधी निगाहों की निगरानी में। ये पिछले मामले से आगे की सजा थी, जो कि थोड़ी कम कठोर थी, जो मुझे 3 दिन तक बिना किसी कारण के गायब रहने और एक बार चट्टान से कूदने की घटना के कारण मिली थी। बेशक, मैं एडवर्ड को अभी भी स्कूल में देखता था, क्योंकि चार्ली इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। और फिर, एडवर्ड लगभग हर रात मेरे कमरे में भी बिताता था, लेकिन चार्ली को इस बारे में ठीक से पता नहीं था। एडवर्ड की मेरी दूसरी मंजिल की खिड़की से आसानी से और चुपचाप चढ़ने की क्षमता लगभग उतनी ही उपयोगी थी जितनी कि चार्ली के दिमाग को पढ़ने की उसकी क्षमता। हालांकि दोपहर ही एकमात्र समय था जब मैं एडवर्ड से दूर रहती थी, लेकिन यह मुझे बेचैन करने के लिए काफ़ी था, और घंटे हमेशा खींचते रहते थे। फिर भी, मैंने बिना शिकायत किए अपनी सज़ा को सहन किया, क्योंकि एक तो मुझे पता था कि मैंने इसे अर्जित किया है, और दूसरी बात ये कि मैं अपने पिता को अब घर से बाहर जाने से दुखी नहीं कर सकती थी, जबकि चार्ली के लिए अदृश्य मेरे क्षितिज के इतने करीब एक और अधिक स्थायी अलगाव मंडरा रहा था। मेरे पिताजी बड़बड़ाते हुए मेज पर बैठ गए और वहीं गीला अखबार खोल दिया। कुछ ही सेकंड में वे असहमति में जीभ चटकाने लगे। मुझे नहीं पता कि आप समाचार क्यों पढ़ते हैं, पिताजी। इससे आपको केवल गुस्सा ही आता है। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और अपने हाथ में रखे कागज पर बड़बड़ाने लगा। यही कारण है कि हर कोई छोटे शहर में रहना चाहता है। हास्यास्पद है, बड़े शहरों ने अब तक क्या गलत किया है। सिएटल देश की हत्या की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। पिछले 2 सप्ताह में 5 अनसुलझे हत्याकांड। क्या आप इस तरह से जीने की कल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है कि फीनिक्स वास्तव में हत्या की सूची में ऊपर है, पिताजी। मैं ऐसे ही रहता हूँ, और मैं कभी भी हत्या का शिकार होने के करीब नहीं आया था जब तक कि मैं उसके सुरक्षित छोटे शहर में नहीं चला गया। वास्तव में, मैं अभी भी कई हिट लिस्ट में था। चम्मच मेरे हाथों में हिल रहा था, जिससे पानी कांप रहा था। चार्ली ने कहा, खैर, आप मुझे पर्याप्त भुगतान नहीं कर सके। मैंने रात का खाना बचाने का विचार छोड़ दिया और उसे परोसने का फैसला किया। मुझे चार्ली और फिर अपने लिए स्पेगेटी का एक हिस्सा काटने के लिए स्टेक चाकू का इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि वह शर्मीले भाव से देख रहा था। चार्ली ने अपनी मदद करने वाले को सॉस से ढक दिया और खाना शुरू कर दिया। मैंने अपने खुद के गुच्छे को जितना हो सके उतना छुपाया और बिना किसी उत्साह के उसके उदाहरण का अनुसरण किया। हमने एक पल के लिए चुपचाप खाना खाया। चार्ली अभी भी समाचार देख रहा था, इसलिए मैंने अपनी बहुत सी इस्तेमाल की हुई वुदरिंग हाइट्स की कॉपी को उठाया, जहां से मैंने इसे आज सुबह नाश्ते के समय छोड़ा था,
और उसके बोलने का इंतजार करते हुए सदी के अंत के इंग्लैंड में खुद को खोने की कोशिश की। मैं अभी उस भाग पर था जहां चार्ली के गला साफ करने और कागज को फर्श पर फेंकने के बाद ही थकलिफ वापस लौटता है। तुम सही कह रहे हो, चार्ली ने कहा। मेरे पास ऐसा करने का एक कारण था। उसने अपना कांटा गोंद वाले स्प्रेड की ओर लहराया। मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैंने किताब एक तरफ रख दी। उसकी बाइंडिंग इतनी खराब हो गई थी कि वह टेबल पर सपाट होकर गिर गई। आप बस पूछ सकते थे। उसने सिर हिलाया, उसकी भौहें एक साथ खींच गईं। हाँ, मैं अगली बार यह बात याद रखूंगा। मुझे लगा कि तुम्हारे हाथों से खाना छीन लेने से तुम नर्म हो जाओगे। मैं हंसा। तुम्हारी पाक कला ने काम कर दिया। मैं मार्शमेलो की तरह मुलायम हो गया हूँ। तुम्हें क्या चाहिए, पापा? खैर, ये जेकब के बारे में है। मुझे लगा कि मेरा चेहरा सख्त हो गया है। उसके बारे में क्या? मैंने कठोर होंठों से पूछा। आराम से, बेल्स। मुझे पता है कि तुम अभी भी परेशान हो कि उसने तुम्हारे बारे में बता दिया, लेकिन ये सही बात थी। वो जिम्मेदारी से काम ले रहा था। जिम्मेदार? मैंने आंखें घुमाते हुए तीखे स्वर में दोहराया। ठीक है। तो जेकब के बारे में क्या? मेरे दिमाग में बार बार यह बेपरवाह सवाल दोहराया जा रहा था, जो कि बिल्कुल भी मामूली नहीं था। जेकब के बारे में क्या? मैं उसके बारे में क्या करने जा रहा था? मेरा भूतपूर्व सबसे अच्छा दोस्त जो अब क्या मेरा दुश्मन? मैं घबरा गया। चार्ली का चेहरा अचानक सावधान हो गया। मुझ पर गुस्सा मत हो, ठीक है? पागल। खैर, यह एडवर्ड के बारे में भी है। मेरी आंखें झुक गईं। चार्ली की आवाज और भी कर्कश हो गई। मैंने उसे घर में आने दिया, है न? आप ऐसा करते हैं, मैंने स्वीकार किया। थोड़े समय के लिए। बेशक, आप मुझे कभी कभी थोड़े समय के लिए घर से बाहर भी जाने दे सकते हैं। मैंने केवल मजाक में कहा। मुझे पता था कि मैं स्कूल वर्ष की अवधि के लिए लॉकडाउन में था। मैं हाल ही में बहुत अच्छा रहा हूँ। खैर, मैं इसी ओर जा रहा था, और फिर चार्ली के चेहरे पर अप्रत्याशित रूप से आंखें सिकोड़ने वाली मुस्कान फैल गई। एक पल के लिए वह 20 साल छोटा लगने लगा। मुझे उस मुस्कान में संभावना की एक धुंधली सी झलक दिखी, लेकिन मैंने धीरे से आगे बढ़ना जारी रखा। मैं उलझन में हूँ, पिताजी। क्या हम जेकब या एडवर्ड या मेरे घर में कैद होने की बात कर रहे हैं? मुस्कान फिर से चमक उठी। लगभग तीनों। और वे आपस में कैसे संबंधित हैं? मैंने सावधानी से पूछा। ठीक है। उसने हाथ ऊपर उठाते हुए आह भरी, मानो आत्मसमर्पण कर रहा हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद तुम अच्छे व्यवहार के लिए परोल के हकदार हो। एक किशोर के लिए, तुम आश्चर्यजनक रूप से गैर रोना धोना करने वाले हो। मेरी आवाज और भौहें ऊपर उठ गईं। सचमुच, मैं आज़ाद हूँ। ये कहाँ से आ रहा था? मुझे पक्का पता था कि जब तक मैं वास्तव में बाहर नहीं निकल जाता, मुझे घर में ही नजरबंद रखा जाएगा, और एडवर्ड ने चार्ली के विचारों में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं देखा था। चार्ली ने एक उंगली उठाई। सशर्त। उत्साह गायब हो गया। शानदार, मैंने कराहते हुए कहा। बेला, यह मांग से ज्यादा एक अनुरोध है, ठीक है? तुम आज़ाद हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम उस आज़ादी का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करोगी। इसका क्या मतलब है? उसने फिर आह भरी। मुझे पता है कि तुम एडवर्ड के साथ अपना सारा समय बिताकर संतुष्ट हो। मैं भी एलिस के साथ समय बिताता हूँ। मैंने बीच में ही कहा। एडवर्ड की बहन के पास मिलने के लिए कोई घंटे नहीं थे, वह जब चाहे आती और जाती। चार्ली उसके कुशल हाथों में मिट्टी की तरह था। ये सच है, उसने कहा। लेकिन कुलेंस के अलावा तुम्हारे और भी दोस्त हैं, बेला। या फिर थे। हम लोग एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। आपने आखिरी बार एंजेला वेबर से कब बात की थी? उसने मेरी ओर देखा। शुक्रवार को दोपहर के भोजन पर, मैंने तुरंत उत्तर दिया। एडवर्ड की वापसी से पहले मेरे स्कूल के दोस्त 2 समूहों में बंट गए थे। मुझे उन समूहों को अच्छा बनाम बुरा मानना पसंद था। हम और वे भी काम करते थे। अच्छे लोग एंजेला, उसके स्थिर प्रेमी बेन चेनी और माइक न्यूटन थे। इन तीनों ने एडवर्ड के चले जाने पर मुझे पागल हो जाने के लिए बहुत उदारता से माफ कर दिया था। लॉरेन मैलोरी उन लोगों के बीच बुराई का केंद्र थी, और लगभग सभी अन्य,
जिनमें फोक्स में मेरी पहली दोस्त जेसिका स्टेनली भी शामिल थी, उसके बेला विरोधी एजेंडे के साथ जाने में संतुष्ट लग रही थी। एडवर्ड के स्कूल वापस आ जाने के बाद विभाजन रेखा और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी। एडवर्ड की वापसी ने माइक की दोस्ती को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन एंजेला अधिक रूप से वफादार थी और बेन ने उसका अनुसरण किया। अधिकांश मनुष्यों में कुलिन्स के प्रति स्वाभाविक घृणा के बावजूद एंजेला हर दिन दोपहर के भोजन के समय एलिस के पास कर्तव्यनिष्ठा से बैठती थी। कुछ हफ्तों के बाद एंजेला वहां सहज भी लगने लगी। एक बार जब कोई उन्हें आकर्षक होने का मौका देता है तो कुलिन्स से मोहित हुए बिना रहना मुश्किल था। स्कूल के बाहर चार्ली ने मेरा ध्यान वापस खींचते हुए पूछा, मैंने स्कूल के बाहर किसी को नहीं देखा पापा। घर में कैद, याद है। और एंजेला का एक बॉयफ्रेंड भी है। वो हमेशा बेन के साथ रहती है। अगर मैं वाकई फ्री हो जाऊं, मैंने संदेह के साथ कहा, शायद हम डबल हो जाएं। ठीक है, लेकिन फिर वो हिचकिचाया। तुम और जैक एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे और अब। मैंने उनकी बात बीच में ही रोककर कहा, क्या आप मुद्दे पर आ सकते हैं पापा? आपकी हालत क्या है वास्तव में? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड बेला के लिए अपने सभी दोस्तों को छोड़ देना चाहिए, उसने सख्त आवाज में कहा। यह अच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि अगर तुम अपने जीवन में कुछ और लोगों को भी शामिल करोगी तो तुम्हारा जीवन बेहतर तरीके से संतुलित हो जाएगा। पिछले सितंबर में क्या हुआ था? मैं सहम गया। ठीक है, उन्होंने रक्षात्मक ढंग से कहा। अगर एडवर्ड कलन के अलावा भी आपकी जिंदगी कुछ और होती तो शायद ये सब ऐसा न होता। ये बिल्कुल वैसा ही होता। मैंने बुदबुदाया, शायद हाँ शायद नहीं। मुद्दा क्या है? मैंने उसे याद दिलाया, अपनी नई आज़ादी का उपयोग अपने अन्य दोस्तों से मिलने के लिए भी करें। इसे संतुलित रखें। मैंने धीरे से सिर हिलाया। संतुलन अच्छा है, लेकिन क्या मुझे पूरा करने के लिए कोई खास समय सीमा तय करनी होगी? उसने मुंह बनाया, लेकिन सिर हिला दिया। मैं इसे जटिल नहीं बनाना चाहता। बस अपने दोस्तों को मत भूलना। यह एक दुविधा थी जिससे मैं पहले से ही जूझ रहा था। मेरे दोस्त, वे लोग जिन्हें उनकी सुरक्षा के लिए मैं स्नातक होने के बाद कभी नहीं देख पाऊंगा। तो फिर बेहतर तरीका क्या था? जब तक हो सके उनके साथ समय बिताऊं, या फिर उन्हें अलग करना शुरू करूं, ताकि यह धीरे धीरे हो। मैं दूसरे विकल्प के विचार से घबरा गया। उद्धरण चिन्ह ... विशेष रूप से जेकब, इससे पहले कि मैं इस बारे में और अधिक सोच पाता, चार्ली ने कहा। पहले से भी बड़ी दुविधा। मुझे सही शब्द खोजने में एक पल लगा। जेकब शायद मुश्किल हो सकता है। ब्लैक्स व्यावहारिक रूप से परिवार हैं, बेला, उन्होंने फिर से सख्त और पितावत भाव से कहा। और जेकब तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा दोस्त रहा है। मुझे पता है कि क्या तुम्हें उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आती? चार्ली ने निराश होकर पूछा। मेरा गला अचानक सूज गया। जवाब देने से पहले मुझे 2 बार गला साफ करना पड़ा। हाँ, मुझे उसकी याद आती है, मैंने स्वीकार किया, अभी भी नीचे देखते हुए। मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो फिर यह कठिन क्यों है? यह ऐसी बात नहीं थी जिसे मैं समझा सकता था। मेरे और चार्ली जैसे सामान्य लोगों के लिए यह नियम के विरुद्ध था कि वे हमारे आसपास मौजूद मिथकों और राक्षसों से भरी गुप्त दुनिया के बारे में जानें। मैं उस दुनिया के बारे में सब कुछ जानता था और इसके परिणामस्वरूप मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था। मैं चार्ली को उसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। जेकब के साथ संघर्ष है, मैंने धीरे से कहा। दोस्ती की बात को लेकर संघर्ष। मेरा मतलब है, दोस्ती हमेशा जैक के लिए पर्याप्त नहीं लगती। मैंने अपने बहाने को उन विवरणों से समाप्त किया जो सत्य थे लेकिन महत्वहीन थे, इस तथ्य की तुलना में शायद ही महत्वपूर्ण थे कि जेकब के वेयरवुल्फ पैक को एडवर्ड के पिशाच परिवार से बहुत नफरत थी। और इसलिए मैं भी, क्योंकि मेरा उस परिवार में शामिल होने का पूरा इरादा था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं उसके साथ एक नोट में सुलझा सकता था, और वह मेरी कॉल का जवाब नहीं देता था। लेकिन वेयरवुल्फ से व्यक्तिगत रूप से निपटने की मेरी योजना निश्चित रूप से पिशाचों के साथ अच्छी तरह से नहीं चली थी। क्या एडवर्ड थोड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं है?
चाली की आवाज अब व्यंग्यात्मक थी। मैंने उसकी ओर गहरी नजर से देखा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तुम जैक की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो, उससे इस तरह दूर रह रही हो। वो सिर्फ दोस्त बनकर रहना पसंद करेगा, न कि कुछ और। ओह, अब उससे बच रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि जैक बिल्कुल भी दोस्त नहीं बनना चाहता। ये शब्द मेरे मुंह में ही जल गए। आखिर तुम्हें ये विचार कहाँ से आया? चाली अब शर्मिंदा लग रहा था। आज बिली के साथ यह विषय उठ सकता था। तुम और बिली बूढ़ी औरतों की तरह गपशप करते हो, मैंने शिकायत करते हुए प्लेट में जमी हुई स्पेगेटी में कांटा घोंप दिया। बिली जेकब के बारे में चिंतित है, चाली ने कहा। जैक इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो उदास है। मैं चौंक गया, लेकिन अपनी नजरें उस धब्बे पर टिकाए रखीं। और फिर जैक के साथ पूरा दिन बिताने के बाद तुम हमेशा बहुत खुश रहती थीं। चाली ने आह भरी। मैं अब खुश हूँ, मैंने अपने दांतों से जोर से कहा। मेरे शब्दों और लहजे के बीच का अंतर तनाव को तोड़ता हुआ दिखा। चाली जोर से हंसने लगा और मुझे भी उसमें शामिल होना पड़ा। ठीक है, मैंने सहमति जताई। संतुलन। और जेकब, उन्होंने जोर देकर कहा। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, संतुलन बनाओ, बेला। और ओह हाँ, तुम्हारे पास कुछ मेल है, चाली ने बिना किसी सूक्ष्मता के विषय को समाप्त करते हुए कहा। ये स्टोव के पास है। मैं हिली नहीं, मेरे विचार जेकब के नाम के इर्द गिर्द उलझ गए। ये संभवतः जंक मेल था। मुझे कल ही अपनी माँ से एक पार्सल मिला था और मुझे इससे ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। चाली ने अपनी कुर्सी को टेबल से दूर धकेल दिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो अपनी प्लेट को सिंक में ले गया, लेकिन उसे धोने के लिए पानी चालू करने से पहले उसने एक मोटा लिफाफा मेरी ओर फेंका। पत्र टेबल पर फिसला और मेरी कोहनी में जा लगा। धन्यवाद, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी जिद से हैरान होकर। फिर मैंने पत्र का रिटर्न एड्रेस देखा जो यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का साउथ ईस्ट से था। ये बहुत जल्दी हो गया। मुझे लगता है कि मैं उस पर भी समय सीमा चूक गया। चाली हंसा। मैंने लिफाफा पलटा और फिर उसकी ओर घूर कर देखा। ये खुला है। मैं जिज्ञासु था। मैं हैरान हूँ, शेरिफ। यह एक संज्ञेय अपराध है। ओह, बस इसे पढ़ो। मैंने पत्र निकाला और पाठ्यक्रमों की सूची भी निकाली। बधाई हो, इससे पहले कि मैं कुछ पढ़ पाता, उन्होंने कहा। आपकी पहली स्वीकृति। पिताजी धन्यवाद। हमें ट्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं। अरे, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपकी सेवानिवृत्ति को नहीं छू रहा हूँ, पिताजी। मेरे पास मेरा कॉलेज फंड है। क्या था? इसमें से कुछ भी नहीं बचा था और शुरू में इसमें कुछ भी नहीं था। चाली ने भौहें सिकोड़ी। इनमें से कुछ जगहें बहुत महंगी हैं, बेल्स। मैं मदद करना चाहता हूँ। आपको सिर्फ इसलिए अलास्का तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ जाना सस्ता है। ये सस्ता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बहुत दूर था और जूनों में प्रतिवर्ष औसतन 321 दिन बादल छाए रहते थे। पहली शर्त मेरी थी, दूसरी एडवर्ड की। मैंने इसे कवर कर लिया है। इसके अलावा वहाँ बहुत सारी वित्तीय सहायता उपलब्ध है। ऋण प्राप्त करना आसान है। मुझे उम्मीद थी कि मेरा झांसा बहुत स्पष्ट नहीं था। मैंने वास्तव में इस विषय पर बहुत अधिक शोध नहीं किया था। तो चाली ने कहना शुरू किया और फिर उसने अपने होठों को दबाया और दूसरी ओर देखने लगा। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस। उसने भौहें सिकोड़ी। बस यही सोच रहा था कि एडवर्ड की अगले साल की क्या योजनाएं हैं। ओह, कुआं। दरवाजे पर 3 तेज थपकी ने मुझे बचा लिया। चाली ने अपनी आंखें घुमाई और मैं उछल पड़ा। आ रहा हूँ, मैंने पुकारा, जबकि चाली कुछ ऐसा बुदबुदा रहा था जो ऐसा लग रहा था, चले जाओ। मैंने उसे अनदेखा किया और एडवर्ड को अंदर आने दिया। मैंने अत्यंत उत्सुकता से दरवाज़ा अपने रास्ते से हटा दिया और वह वहाँ था, मेरा व्यक्तिगत चमत्कार। समय ने मुझे उसके चेहरे की पूर्णता से अछूता नहीं छोड़ा था और मुझे यकीन था कि मैं उसके किसी भी पहलू को कभी हल्के में नहीं लूँगा। मेरी आंखें उसके गोरे चेहरे पर घूम रही थीं, उसके जबड़े का सख्त चौकोर आकार, उसके भरे हुए होठों का नर्म मोड़ जो अब मुस्कुराहट में बदल गया था,
उसकी नाक की सीधी रेखा, उसके गालों की नुकीली नुकीली हड्डी, उसके माथे का चिकना संगमरमर जैसा फैलाव जो बारिश में काले पड़ गए कांस्य बालों की उलझन से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। मैंने उसकी आंखों को आखिरी के लिए बचा कर रखा, ये जानते हुए कि जब मैं उनमें देखूंगा तो मेरी सोच की दिशा भटक सकती है। वे चौड़ी थीं, तरल सोने से गर्म थीं और काली पलकों की मोटी झालर से घिरी हुई थीं। उसकी आंखों में घूरने से मुझे हमेशा कुछ अलग सा महसूस होता था, जैसे मेरी हड्डियां स्पंजी हो रही हों। मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि मैं सांस लेना भूल गया था। फिर से, यह एक ऐसा चेहरा था जिसके लिए दुनिया का कोई भी पुरुष मॉडल अपनी आत्मा का सौदा कर सकता था। बेशक, ये बिल्कुल वही कीमत हो सकती है, एक आत्मा। नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा सोचने के लिए भी दोषी महसूस हुआ, और मैं खुश थी जैसा कि मैं अक्सर खुश होती थी कि मैं ही एक ऐसी व्यक्ति थी जिसके विचार एडवर्ड के लिए रहस्य थे। मैंने उसका हाथ थाम लिया और जब उसकी ठंडी उंगलियां मेरी उंगलियों से मिली तो मैंने आह भरी। उसके स्पर्श से मुझे अजीब सी राहत मिली, जैसे कि मैं दर्द में थी और वह दर्द अचानक खत्म हो गया हो। अरे! मैं अपने अप्रत्याशित अभिवादन पर थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर मेरे गालों को अपने हाथ के पिछले हिस्से से सहलाया। तुम्हारी दोपहर कैसी रही? धीमा, मेरे लिए भी। उसने मेरी कलाई को अपने चेहरे के पास खींचा, हमारे हाथ अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी नाक वहां की त्वचा पर सरक गई, और वह आंखें खोले बिना धीरे से मुस्कुराया। शराब का विरोध करते हुए गुलदस्ते का आनंद लेते हुए, जैसा कि उसने एक बार कहा था। मुझे पता था कि मेरे खून की खुशबू उसके लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति के खून से कहीं ज्यादा मीठी है, बिल्कुल शराब की तरह जो शराबी के लिए पानी के बगल में शराब की तरह होती है, जिससे उसे प्यास लगती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह इससे उतना नहीं कतराता जितना पहले कभी करता था। मैं इस साधारण से इशारे के पीछे के अथक प्रयास की केवल धुंधली सी कल्पना ही कर सकता था। मुझे दुख हुआ कि उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी। मैंने खुद को इस बात से तसल्ली दी कि मैं उसे ज्यादा समय तक तकलीफ नहीं पहुंचा पाऊंगी। तभी मैंने चार्ली को आते हुए सुना, जो हमारे मेहमान के प्रति अपनी सामान्य नाराजगी व्यक्त करने के लिए अपने पैरों को पटक रहा था। एडवर्ड की आंखें अचानक खुल गईं और उसने हमारे हाथों को नीचे गिरा दिया, उन्हें आपस में जोड़े रखते हुए। शुभ संध्या, चार्ली। एडवर्ड हमेशा बहुत विनम्र रहता था, हालांकि चार्ली इसके लायक नहीं था। चार्ली ने उस पर गुर्राहट की और फिर अपनी बाहें छाती पर रखकर वहीं खड़ा हो गया। वह हाल ही में माता-पिता की निगरानी के विचार को चरम सीमा पर ले जा रहा था। एडवर्ड ने मुझे बताया, मैं आवेदनों का एक और सेट लाया हूँ। उसने एक भरा हुआ मैनिला लिफाफा पकड़ा हुआ था। उसने अपनी सबसे छोटी उंगली में अंगूठी की तरह टिकटों का एक रोल पहना हुआ था। मैंने कराहते हुए कहा, क्या कोई कॉलेज बचा था जिसमें उसने मुझे पहले से ही आवेदन करने के लिए मजबूर न किया हो? और वह कैसे इन खामियों को खोजता रहा? साल के आखिर में बहुत देर हो चुकी थी। वह मुस्कुराया जैसे कि वह मेरे विचार पढ़ सकता हो, मेरे चेहरे पर वे स्पष्ट दिख रहे होंगे। अभी भी कुछ खुली समय सीमाएं हैं, और कुछ जगहें अपवाद बनाने को तैयार हैं। मैं ऐसे अपवादों के पीछे की मंशा और उसमें शामिल डॉलर की रकम की कल्पना कर सकता हूँ। एडवर्ड मेरी अभिव्यक्ति पर हंसे। क्या हम चलें? उन्होंने मुझे रसोई की मेज की ओर खींचते हुए पूछा। चार्ली ने झल्लाकर पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, हालांकि वह आज रात के कार्यक्रम की गतिविधि के बारे में शिकायत नहीं कर सकता था। वह मुझे कॉलेज के बारे में निर्णय लेने के लिए रोजाना परेशान कर रहा था। मैंने जल्दी से टेबल साफ कर दी, जबकि एडवर्ड ने फॉर्मों का एक डरावना ढेर व्यवस्थित किया। जब मैंने वुदरिंग हाइट्स को काउंटर पर रखा, तो एडवर्ड ने एक भान उठाए। मुझे पता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन एडवर्ड के कुछ कहने से पहले ही चार्ली ने बीच में टोक दिया। कॉलेज आवेदनों की बात कर रहा हूँ, एडवर्ड, चार्ली ने कहा। उसका स्वर और भी उदास था। उसने एडवर्ड को सीधे संबोधित करने से बचने की कोशिश की, और जब उसे ऐसा करना पड़ा तो इससे उसका मूड और भी खराब हो गया। बेला और मैं अभी अगले साल के बारे में बात कर रहे थे।
क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम कहाँ स्कूल जाओगे? एडवर्ड ने चार्ली की तरफ मुस्कुराते हुए कहा और उसकी आवाज़ दोस्ताना थी। अभी नहीं, मुझे कुछ स्वीकृति पत्र मिले हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने विकल्पों पर विचार कर रहा हूँ। आपको कहाँ स्वीकार किया गया है? चार्ली ने पूछा। सिराक्यूज, हार्वर्ड, डार्टमाउथ, और मुझे आज ही यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का साउथ ईस्ट में दाखिला मिल गया है। एडवर्ड ने अपना चेहरा थोड़ा सा दूसरी तरफ घुमाया ताकि वो मेरी तरफ आंख मार सके। मैंने अपनी हंसी दबा ली। हार्वर्ड, डार्टमाउथ, चार्ली ने बड़बड़ाते हुए कहा, वह अपनी विस्मयता को छुपाने में असमर्थ था। अच्छा, ये सुंदर है, ये कुछ है। हाँ, लेकिन अलास्का विश्वविद्यालय। आप वास्तव में इस पर विचार नहीं करेंगे जब आप आइवी लीग में जा सकते हैं। मेरा मतलब है, आपके पिता चाहते होंगे कि आप। एडवर्ड ने शांतिपूर्वक उससे कहा, मैं जो भी करने का निर्णय लेता हूँ, कार्लिसले को उससे कोई आपत्ति नहीं होती। हम्फ, क्या अनुमान लगाओ, एडवर्ड? मैंने भी उसकी बात का साथ देते हुए चमकती हुई आवाज में पूछा। क्या, बेला? मैंने काउंटर पर पड़े मोटे लिफाफे की ओर इशारा किया। मुझे अभी अभी अलास्का विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है। बधाई हो, वह मुस्कुराया। क्या संयोग है? चार्ली की आंखें सिकुड़ गईं और वह हम दोनों को घूरने लगा। ठीक है, उसने 1 मिनट बाद बुदबुदाया। मैं खेल देखने जा रहा हूँ, बेला। 9:30 बजे। यह उनका सामान्य विदाई आदेश था। अरे, पापा, क्या आपको मेरी आज़ादी के बारे में हाल ही में हुई चर्चा याद है? उसने आह भरी। ठीक है, 30 के बाद। स्कूल की रातों में अभी भी कर्फ्यू है। बेला अब घर में कैद नहीं है, एडवर्ड ने पूछा। हालांकि मुझे पता था कि वो वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन मैं उसकी आवाज़ में अचानक आए उत्साह में कोई झूठ नहीं देख पाया। शर्तों के अनुसार, चार्ली ने अपने दांतों से सुधारा। इससे तुम्हें क्या लेना देना? मैंने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। ये जानना अच्छा है, एडवर्ड ने कहा। एलिस शॉपिंग पार्टनर की तलाश में है, और मुझे यकीन है कि बेला को शहर की कुछ रोशनी देखना अच्छा लगेगा। उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन चार्ली ने गुर्राते हुए कहा, नहीं, और उसका चेहरा बैंगनी हो गया। पिताजी, क्या समस्या है? उसने अपने दांत खोलने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी सिएटल जाओ। मैंने तुम्हें अखबार में छपी खबर के बारे में बताया था कि सिएटल में एक गिरोह हत्या की फिराक में है और मैं चाहता हूं कि तुम उससे दूर रहो, ठीक है? मैंने आंखें घुमाईं। पिताजी, सिएटल में एक दिन बिजली गिरने की संभावना ज्यादा है। नहीं, कोई बात नहीं, चार्ली, एडवर्ड ने मुझे बीच में टोकते हुए कहा। मेरा मतलब सिएटल नहीं था। मैं पोर्टलैंड के बारे में सोच रहा था। मैं बेला को सिएटल में भी नहीं रखूंगा। बिल्कुल नहीं। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा, लेकिन उसके हाथ में चार्ली का अखबार था और वह ध्यानपूर्वक उसका पहला पृष्ठ पढ़ रहा था। वह मेरे पिता को खुश करने की कोशिश कर रहा होगा। जब मैं एलिस या एडवर्ड के साथ था, तो सबसे खतरनाक इंसानों से भी खतरे में होने का विचार बिल्कुल हास्यास्पद था। ये काम कर गया। चार्ली ने एडवर्ड को 1 सेकंड और घूरा और फिर कंधे उचका दिए। ठीक है, वो लिविंग रूम की ओर चला गया, थोड़ी जल्दी में था, शायद वह टिप ऑफ मिस नहीं करना चाहता था। मैंने टीवी चालू होने तक इंतजार किया, ताकि चार्ली मेरी बात न सुन सके। क्या? मैंने पूछना शुरू किया। रुको, एडवर्ड ने कागज से नज़र हटाए बिना कहा। उसकी नज़रें पेज पर ही टिकी रहीं और उसने पहला आवेदन पत्र मेज के पार मेरी ओर बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि तुम इस बार अपने निबंधों को फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। वही सवाल, चार्ली अभी भी सुन रहा होगा। मैंने आह भरी और दोहराई जाने वाली जानकारी भरनी शुरू कर दी। नाम, पता, सामाजिक। कुछ मिनटों के बाद मैंने ऊपर देखा, लेकिन एडवर्ड अब खिड़की से बाहर सोच विचार कर देख रहा था। जैसे ही मैंने अपना सिर वापस अपने काम पर लगाया, मैंने पहली बार स्कूल का नाम देखा। मैंने नाक सिकुड़ी और कागजों को एक तरफ धकेल दिया। बेला, गंभीर हो जाओ, एडवर्ड। डार्टमाउथ। एडवर्ड ने फेंके गए आवेदन को उठाया और उसे फिर से मेरे सामने रख दिया। मुझे लगता है कि आपको न्यू हैम्पशायर पसंद आएगा, उसने कहा।
मेरे लिए रात के कोर्स की पूरी व्यवस्था है और जंगल बहुत ही सुविधाजनक स्थान पर हैं, जो उत्साही पैदल यात्रियों के लिए उपयुक्त हैं। भरपूर वन्य जीवन। उसने टेढ़ी मुस्कान बिखेरी, उसे पता था कि मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। मैंने अपनी नाक से गहरी सांस ली। अगर तुम्हें खुशी होगी तो मैं तुम्हें पैसे वापस करने दूंगा, उसने वादा किया। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे ब्याज भी ले सकता हूँ, जैसे कि मैं बिना किसी भारी रिश्वत के भी अंदर जा सकता था। या ये ऋण का हिस्सा था। पुस्तकालय का नया कुलेन विंग। उफ, हम फिर से इस चर्चा में क्यों लगे हुए हैं? क्या तुम आवेदन भर दोगी? प्लीज बेला, आवेदन करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा जबड़ा खुला रह गया। तुम्हें पता है क्या, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मैंने कागजों को उठाया और उन्हें कूड़ेदान में फेंकने के लिए उपयुक्त आकार में मोड़ने की योजना बनाई, लेकिन वे पहले ही गायब हो चुके थे। मैंने एक पल के लिए खाली टेबल को देखा और फिर एडवर्ड को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो हिल नहीं रहा था, लेकिन आवेदन शायद पहले ही उसकी जैकेट में छिपा हुआ था। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं आपके नाम पर आपसे बेहतर हस्ताक्षर करता हूँ। आप पहले ही निबंध लिख चुके हैं। तुम इस मामले में बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम्हें पता है। मैंने फुसफुसाते हुए कहा कि शायद चार्ली अपने खेल में पूरी तरह से खो न गया हो। मुझे वाकई कहीं और आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अलास्का में स्वीकार कर लिया गया है। मैं पहले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस का खर्च उठा सकता हूँ। ये किसी भी बहाने से बेहतर है। बहुत सारा पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वह किसी का भी हो। उसके चेहरे पर एक पीड़ा भरी नज़र उभरी। बेला, शुरू मत करो। मैं सहमत हूँ कि चार्ली की खातिर मुझे ये सब करना होगा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि मैं अगली शरद ऋतु में स्कूल जाने की स्थिति में नहीं रहूंगी। लोगों के आसपास भी नहीं रहूंगी। एक नए पिशाच के रूप में उन पहले कुछ वर्षों के बारे में मेरा ज्ञान अधूरा था। एडवर्ड ने कभी विस्तार से नहीं बताया था कि यह उसका पसंदीदा विषय नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यह सुंदर नहीं था। आत्मनियंत्रण स्पष्ट रूप से एक अर्जित कौशल था। पत्राचार विद्यालय से अधिक कुछ भी सवाल से बाहर था। मुझे लगा कि समय अभी भी तय नहीं हुआ है, एडवर्ड ने मुझे धीरे से याद दिलाया। आप कॉलेज के 1 या 2 सेमेस्टर का आनंद ले सकते हैं। ऐसे कई मानवीय अनुभव हैं जो आपने कभी नहीं किए होंगे। मैं बाद में उन तक पहुंचूंगा। इसके बाद वे मानवीय अनुभव नहीं होंगे। तुम्हें मानवता का दूसरा मौका नहीं मिलेगा, बेला। मैंने आह भरी। आपको समय का ध्यान रखना होगा, एडवर्ड। इससे खिलवाड़ करना बहुत खतरनाक है। उन्होंने जोर देकर कहा, अभी तक कोई खतरा नहीं है। मैंने उसे घूर कर देखा। कोई खतरा नहीं। जरूर। मेरे पास सिर्फ एक क्रूर पिशाच था जो अपने साथी की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहा था, अधिमानतः किसी धीमे और यातनापूर्ण तरीके से। विक्टोरिया के बारे में कौन चिंतित था? और ओह हाँ, वोल्टुरी पिशाच शाही परिवार अपने पिशाच योद्धाओं की छोटी सेना के साथ, जो इस बात पर जोर दे रहा था कि निकट भविष्य में मेरा दिल किसी न किसी तरह से धड़कना बंद कर दे, क्योंकि मनुष्यों को ये जानने की अनुमति नहीं थी कि वे मौजूद हैं। ठीक है, घबराने की कोई वजह नहीं है। यहाँ तक कि जब एलिस हमारी निगरानी कर रही थी, एडवर्ड हमें पहले से चेतावनी देने के लिए उसके भविष्य के अत्यंत सटीक दर्शन पर निर्भर था, तो जोखिम लेना पागलपन था। इसके अलावा मैं पहले ही यह बहस जीत चुका था। मेरे परिवर्तन की तारीख हाई स्कूल से स्नातक होने के तुरंत बाद तय की गई थी, जो कि बस कुछ ही सप्ताह दूर थी। जब मुझे एहसास हुआ कि समय वास्तव में कितना कम था, तो बेचैनी का एक तेज झटका मेरे पेट में चुभ गया। बेशक ये बदलाव जरूरी था और दुनिया की हर चीज से ज्यादा जो मैं चाहता था, उसकी कुंजी थी, लेकिन मैं चार्ली के बारे में गहराई से सचेत था, जो दूसरे कमरे में बैठा अपने खेल का आनंद ले रहा था, ठीक हर रात की तरह। और मेरी माँ, रेनी, दूर धूप वाले फ्लोरिडा में, अभी भी मुझसे अपने और अपने नए पति के साथ समुद्र तट पर गर्मियों का समय बिताने के लिए विनती कर रही थी। और जेकब, जो मेरे माता पिता के विपरीत, यह अच्छी तरह से जानता था कि जब मैं किसी दूर के स्कूल में गायब हो जाता हूँ, तो क्या हो रहा होता है। भले ही मेरे माता पिता को लंबे समय तक संदेह न हो,
भले ही मैं यात्रा व्यय या अध्ययन के बोझ या बीमारियों के बहाने से मिलने को टाल सकता हूँ, जेकब को सच्चाई पता चल जाएगी। एक क्षण के लिए जेकब की घृणा के विचार ने बाकी सभी पीड़ाओं को दबा दिया। बेला, एडवर्ड ने धीरे से कहा, जब उसने मेरी परेशानी को समझा तो उसका चेहरा मुड़ गया। कोई जल्दी नहीं है। मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम जितना समय चाहो ले सकती हो। मैं जल्दी करना चाहता हूँ, मैंने फुसफुसाते हुए, कमजोर मुस्कान के साथ, मजाक करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं भी एक राक्षस बनना चाहता हूँ। उसके दांत भींचे हुए थे, वो उनके बीच से बोल रहा था। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। अचानक उसने गीले अखबार को हमारे बीच की मेज पर फेंक दिया। उसकी उंगली ने पहले पन्ने पर छपी हेडलाइन को छू लिया। मृतकों की संख्या में वृद्धि, पुलिस को गिरोह की गतिविधि का डर। आपको इससे क्या करना है? राक्षस कोई मजाक नहीं है, बेला। मैंने फिर से शीर्षक को देखा और फिर उसके कठोर चेहरे को देखा। एवं पाया ये कर रहा है। मैंने फुसफुसाया। वह बिना किसी हास्य के मुस्कुराया। उसकी आवाज़ धीमी और ठंडी थी। बेला, तुम्हें आश्चर्य होगा कि कितनी बार मेरे जैसे लोग तुम्हारे मानवीय समाचारों में भयावहता के पीछे स्रोत होते हैं। जब तुम जानते हो कि क्या देखना है, तो इसे पहचानना आसान है। यहाँ दी गई जानकारी से पता चलता है कि सिएटल में एक नवजात पिशाच घूम रहा है। खून का प्यासा, जंगली, बेकाबू। जिस तरह हम सब थे। मैंने उसकी आंखों से बचते हुए अपनी नज़र फिर से कागज़ पर गिरा दी। हम पिछले कुछ हफ्तों से स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। सभी संकेत मौजूद हैं, जैसे कि असंभावित गायबियाँ, हमेशा रात में, लाशों का खराब तरीके से निपटारा, अन्य सबूतों का अभाव। हाँ, कोई बिल्कुल नया। और कोई भी नौसिखिए की जिम्मेदारी नहीं लेता। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, ये हमारी समस्या नहीं है। अगर यह हमारे घर के इतने नज़दीक न हो रहा होता तो हम इस स्थिति पर ध्यान भी नहीं देते। जैसा कि मैंने कहा, ये हमेशा होता रहता है। राक्षसों के अस्तित्व के परिणामस्वरूप भयानक परिणाम होते हैं। मैंने पेज पर नाम न देखने की कोशिश की, लेकिन वे बाकी प्रिंट से अलग हो गए जैसे कि वे बोल्ड में थे। वे 5 लोग जिनकी जिंदगी खत्म हो गई थी, जिनके परिवार अब शोक मना रहे थे। ये हत्या के बारे में अमूर्त रूप से सोचने, उन नामों को पढ़ने से अलग था। मॉरीन गार्डिनर, जेफरी कैंपबेल, ग्रेस रजी, मिशेल ओ कॉनल, रोनाल्ड एल्ब्रुक। वे लोग जिनके माता पिता और बच्चे और दोस्त और पालतू जानवर और नौकरियां और उम्मीदें और योजनाएं और यादें और भविष्य थे। मेरे लिए यह वैसा नहीं होगा, मैंने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। आप मुझे ऐसा नहीं होने देंगे। हम अंटार्कटिका में रहेंगे, एडवर्ड ने तनाव को तोड़ते हुए कहा। पेंगुइन। बहुत प्यारे। मैं एक अजीब सी हंसी हंसा और कागज को टेबल से नीचे गिरा दिया ताकि मुझे उन नामों को न देखना पड़े। ये लिनोलियम पर जोर से गिरा। बेशक एडवर्ड शिकार की संभावनाओं पर विचार करेगा। वो और उसका शाकाहारी परिवार जो मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े शिकारियों का स्वाद पसंद करता है। अलास्का, फिर, जैसा कि योजना बनाई गई थी, केवल जूनों से कहीं अधिक दूर कहीं और ग्रिजली के साथ। अच्छा है, उसने कहा। ध्रुवीय भालू भी हैं, बहुत खूंखार, और भेड़िए भी काफी बड़े होते हैं। मेरा मुंह खुला रह गया और मेरी सांस तेज झोंके के साथ बाहर निकल गई। क्या हुआ? उसने पूछा। इससे पहले कि मैं संभल पाता, भ्रम दूर हो गया और उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। ओह, भेड़ियों की परवाह मत करो अगर यह विचार तुम्हें बुरा लगता है। उसकी आवाज़ कठोर, औपचारिक थी, उसके कंधे सख्त थे। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, एडवर्ड, मैंने बुदबुदाया। भूतकाल का प्रयोग करना चुभता है। बेशक ये विचार मुझे बुरा लगता है। कृपया मेरी नासमझी को माफ़ करें, उन्होंने बहुत औपचारिकता से कहा। मुझे ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए था। इसकी चिंता मत करो। मैंने अपने हाथों को देखा, जो मेज पर दोहरी मुट्ठी में बंधे थे। हम दोनों एक पल के लिए चुप हो गए, और फिर उसकी ठंडी उंगली मेरी ठोड़ी के नीचे थी, मेरे चेहरे को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी।
अब उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा नर्म था। माफ कीजिए, सचमुच। मुझे पता है कि यह एक ही बात नहीं है। मुझे इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। ये सिर्फ इतना है कि ठीक है, मैं तुम्हारे आने से पहले ही जेकब के बारे में सोच रहा था। मैं हिचकिचाया। जब भी मैंने जेकब का नाम लिया तो उसकी भूरी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। जवाब में मेरी आवाज विनती भरी हो गई। चार्ली का कहना है कि जैक मुश्किल समय से गुजर रहा है। वो अभी दर्द में है और यह मेरी गलती है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बेला। मैंने गहरी सांस ली। मुझे इसे बेहतर बनाना है, एडवर्ड। मैं उसका एहसानमंद हूँ और यह चार्ली की शर्तों में से एक है। वैसे भी जब मैं बोल रहा था तो उसका चेहरा बदल गया। वह फिर से कठोर होकर मूर्ति जैसा हो गया। बेला, तुम्हें पता है कि एक वेयरवुल्फ के आसपास बिना सुरक्षा के रहना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। और अगर हम में से कोई भी उनकी जमीन पर चला गया तो ये संधि को तोड़ देगा। क्या तुम चाहती हो कि हम युद्ध शुरू करें? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस मामले पर आगे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और विषय बदलने की तलाश में दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी नज़र मेरे पीछे किसी चीज पर रुक गई और वह मुस्कुराया, हालांकि उसकी आंखें सतर्क बनी रहीं। मुझे खुशी है कि चार्ली ने तुम्हें बाहर जाने का फैसला किया है। तुम्हें दुख की बात है कि किताबों की दुकान पर जाने की जरूरत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम फिर से वुदरिंग हाइट्स पढ़ रहे हो। क्या तुम्हें अभी भी यह याद नहीं है? मैंने रूखे स्वर में कहा, हम सभी के पास फोटोग्राफिक यादें नहीं होती। फोटोग्राफिक मेमोरी हो या न हो, मुझे समझ नहीं आता कि आपको ये क्यों पसंद है। इसके किरदार भयानक लोग हैं जो एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि हीथक्लिफ और कैथी को रोमियो और जूलियट या एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डासी जैसे जोड़ों के साथ कैसे गिना जाने लगा। यह एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक नफरत की कहानी है। आपको क्लासिक्स से कुछ गंभीर समस्याएं हैं, मैंने झल्ला कर कहा। शायद इसलिए कि मैं पुरातनता से प्रभावित नहीं हूँ। वह मुस्कुराया, जाहिर तौर पर संतुष्ट था कि उसने मेरा ध्यान भटका दिया। ईमानदारी से कहूँ तो तुम इसे बार बार क्यों पढ़ते हो? उसकी आंखें अब वास्तविक रुचि से जगमगा रही थीं, मेरे दिमाग की उलझनों को फिर से समझने की कोशिश कर रही थीं। उसने मेज के पार हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को अपने हाथ में थाम लिया। ऐसा क्या है जो तुम्हें आकर्षित करता है? उसकी सच्ची जिज्ञासा ने मुझे निहत्था कर दिया। मुझे यकीन नहीं है, मैंने कहा, सुसंगति के लिए संघर्ष करते हुए, जबकि उसकी निगाह ने अनजाने में मेरे विचारों को बिखेर दिया। मुझे लगता है कि यह अपरिहार्यता के बारे में कुछ है। कैसे कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता है, न उसका स्वार्थ, न उसकी बुराई, न ही अंत में मृत्यु। मेरे शब्दों पर विचार करते हुए उसका चेहरा विचारशील था। एक क्षण बाद वह एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मुझे अभी भी लगता है कि अगर उनमें से किसी में भी एक भी अच्छा गुण होता तो यह एक बेहतर कहानी होती। मुझे लगता है कि शायद यही बात है, मैंने असहमति जताई। उनका प्यार ही उनका एकमात्र उद्धारक गुण है। मुझे आशा है कि तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति से प्यार कर सको। मुझे इस बात की चिंता करने में थोड़ी देर हो गई है कि मैं किससे प्यार करता हूँ, मैंने कहा। लेकिन चेतावनी के बिना भी ऐसा लगता है कि मैंने काफी हद तक इसे संभाल लिया है। वह धीरे से हंसा, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। खैर, मुझे आशा है कि तुम इतने समझदार हो कि किसी स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहोगे। कैथरीन ही वास्तव में सारी परेशानी का स्रोत है, हीथक्लिफ नहीं। उन्होंने वादा किया, मैं सतर्क रहूंगा। मैंने आह भरी। वह ध्यान भटकाने में बहुत माहिर था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर अपने चेहरे के पास रखा। मुझे जेकब से मिलना है। उसकी आंखें बंद हो गईं। नहीं, ये वास्तव में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, मैंने फिर से विनती करते हुए कहा। मैं उन सभी के साथ लापुश में पूरा दिन बिताता था और कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक गलती कर बैठा। अंत में मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई क्योंकि जब मैं ये शब्द बोल रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि ये शब्द झूठ थे।
ये सच नहीं था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यादों की एक झलक ने एक विशालकाय भूरे भेड़िए को झपटने के लिए झुका दिया, अपने खंजर जैसे दांतों को मुझ पर दिखाते हुए। मेरी हथेलियों को याद किए गए आतंक की प्रतिध्वनि के साथ पसीना आ गया। एडवर्ड ने मेरी धड़कनें तेज सुनी और सिर हिलाया जैसे कि मैंने झूठ को स्वीकार कर लिया हो। वेयरवुल्फ अस्थिर होते हैं। कभी कभी उनके आसपास के लोग चोटिल हो जाते हैं, कभी कभी वे मारे जाते हैं। मैं इसे नकारना चाहता था, लेकिन दूसरी छवि ने मेरे खंडन को धीमा कर दिया। मैंने अपने दिमाग में एमिली यंग का एक बार सुंदर चेहरा देखा, जो अब 3 काले निशानों से खराब हो गया था, जो उसकी दाहिनी आंख के कोने को नीचे खींच रहे थे और उसके मुंह को हमेशा के लिए एक टेढ़े मेरे तिरछे भाव में बदल दिया था। वो गंभीर रूप से विजयी भाव से मेरी आवाज खोजने का इंतजार कर रहे थे। आप उन्हें नहीं जानते, मैंने फुसफुसाकर कहा। मैं उन्हें जितना तुम सोचती हो उससे बेहतर जानता हूँ, बेला। मैं पिछली बार यहाँ था। पिछली बार लगभग 70 साल पहले हमारी भेड़ियों से मुठभेड़ शुरू हुई थी। हम अभी अभी पास में बसे थे। होक्विम, यह एलिस और जैस्पर के हमारे साथ रहने से पहले की बात है। हम संख्या में उनसे ज्यादा थे, लेकिन अगर कार्लिसले न होते तो ये लड़ाई को नहीं रोक पाता। वो एप्रैम ब्लैक को ये समझाने में कामयाब रहा कि सह अस्तित्व संभव है, और आखिरकार हमने समझौता कर लिया। जेकब के परदादा का नाम सुनकर मैं चौंक गया। हमें लगा कि एप्रैम के साथ ही वंश समाप्त हो गया है, एडवर्ड ने बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था कि वह अब खुद से बात कर रहा था। वो आनुवंशिक विशेषता जो रूपांतरण की अनुमति देती थी, खो गई थी। उसने बात रोकी और मुझे आरोप लगाते हुए घूरने लगा। तुम्हारा दुर्भाग्य हर दिन और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। क्या तुम्हें एहसास है कि सभी घातक चीजों के लिए तुम्हारा अतृप्त आकर्षण इतना मजबूत था कि विलुप्त होने से उत्परिवर्ती कुत्तों के एक झुंड को बचाया जा सकता था? अगर हम तुम्हारी किस्मत को बोतल में बंद कर सकते, तो हमारे हाथों में सामूहिक विनाश का हथियार होता। वन ने ताने मारने की बात को नजरअंदाज किया। मेरा ध्यान उसकी इस धारणा पर गया कि क्या वह गंभीर था, लेकिन उन्हें वापस नहीं लाया। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या आपको पता है? मेरे दुर्भाग्य का इससे कोई लेना देना नहीं था। वेयरवुल्फ इसलिए वापस आ गए क्योंकि पिशाच वापस आ गए। एडवर्ड मेरी ओर देखता रहा, उसका शरीर आश्चर्य से निश्चल था। जेकब ने मुझे बताया कि तुम्हारे परिवार के यहाँ आने से चीजें गति पकड़ रही हैं। मुझे लगा कि तुम्हें पहले से ही पता होगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या वे ऐसा सोचते हैं? एडवर्ड, तथ्यों को देखो। 70 साल पहले तुम यहाँ आए थे और वेयरवुल्फ दिखाई दिए थे। तुम अब वापस आए हो और वेयरवुल्फ फिर से दिखाई दिए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक संयोग है? उसने पलकें झपकाईं और उसकी तीखी नजरें ढीली पड़ गईं। कार्लिसले को उस सिद्धांत में दिलचस्पी होगी। सिद्धांत? मैंने उपहास किया। वो क्षण भर के लिए चुप हो गया, खिड़की से बाहर बारिश को देखता रहा। मैंने कल्पना की कि वो इस तथ्य पर विचार कर रहा था कि उसके परिवार की उपस्थिति स्थानीय लोगों को विशालकाय कुत्तों में बदल रही है। दिलचस्प है, लेकिन बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, उन्होंने कुछ देर बाद बुदबुदाया। स्थिति वैसी ही बनी हुई है। मैं इसका अनुवाद आसानी से कर सकता हूँ, कोई वेयरवुल्फ मित्र नहीं। मुझे पता था कि मुझे एडवर्ड के साथ धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं था कि वह अनुचित था, बात बस इतनी थी कि वह समझ नहीं पाया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं जेकब ब्लैक का कितना बड़ा कर्जदार हूँ, अपनी जिंदगी के लिए और संभवतः अपनी समझदारी के लिए भी। मुझे उस बंजर समय के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं था, और खास तौर पर एडवर्ड से नहीं। जब वह चला गया था, तब वो केवल मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, मेरी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे सभी बेवकूफ़ी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। उसकी अनुपस्थिति में मैंने जो कुछ किया था, या जो दर्द मैंने सहा था, उसने किया। इसलिए मुझे अपना स्पष्टीकरण बहुत सावधानी से लिखना होगा। मैं उठकर टेबल के चारों ओर घूमने लगी। उसने मेरे लिए अपनी बाहें खोल दी और मैं उसकी गोद में बैठ गई, उसके ठंडे पत्थर के आलिंगन में लिपट गई। बोलते समय मैंने उसके हाथों को देखा। कृपया 1 मिनट के लिए सुनिए।
ये किसी पुराने दोस्त से मिलने की सनक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेकब को बहुत दर्द हो रहा है। इस शब्द के इर्द गिर्द मेरी आवाज विकृत हो गई। मैं उसकी मदद करने की कोशिश नहीं कर सकता, मैं अब उसे छोड़ नहीं सकता जब उसे मेरी जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि वह हर समय इंसान नहीं रहता। खैर, वह मेरे लिए तब भी मौजूद था जब मैं खुद इतना इंसान नहीं था। तुम नहीं जानते कि यह कैसा था। मैंने हिचकिचाहट दिखाई। एडवर्ड की बाहें मेरे चारों ओर सख्त हो गई थीं, उसके हाथ अब मुट्ठी में थे, टेंडन बाहर निकल रहे थे। अगर जेकब ने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे नहीं पता कि तुम घर पर क्या करते। मैं उससे इससे भी बेहतर के लिए ऋणी हूँ, एडवर्ड। मैंने सावधानी से उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें बंद थीं और जबड़ा तना हुआ था। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर मैं 1,00,000 साल भी जी लूं तो भी नहीं। मैंने अपना हाथ उसके ठंडे चेहरे पर रखा और तब तक इंतजार किया जब तक उसने आह भरकर अपनी आंखें नहीं खोल लीं। तुम बस सही काम करने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे यकीन है कि यह मुझसे कम मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति के साथ काम कर सकता था। इसके अलावा, अब तुम यहाँ हो, यही वह हिस्सा है जो मायने रखता है। अगर मैं कभी नहीं गया होता, तो आपको एक कुत्ते को आराम देने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मैं चौंक गया। मैं जेकब और उसके सभी अपमानजनक शब्दों, खून चूसने वाला, जोंक, परजीवी का आदी हो चुका था। एडवर्ड की मखमली आवाज में ये सब कुछ ज्यादा ही कठोर लग रहा था। मुझे नहीं पता कि इसे सही तरीके से कैसे कहा जाए, एडवर्ड ने कहा, और उसका स्वर उदास था। मुझे लगता है कि यह क्रूर लगेगा, लेकिन मैं अतीत में तुम्हें खोने के बहुत करीब आ चुका हूँ। मुझे पता है कि ऐसा सोचना कैसा लगता है। मैं किसी भी खतरनाक चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। इस मामले में आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। उसका चेहरा फिर से पीड़ा से भर गया। कृपया, बेला, उसने फुसफुसाया। मैंने उसकी अचानक जलती हुई सुनहरी आंखों में देखा। कृपया क्या? कृपया, मेरे लिए। कृपया अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सचेत प्रयास करें। मैं हर संभव प्रयास करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी मदद की सराहना करूंगा। मैं इस पर काम करूंगा। मैंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो? तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसने मुझे अपनी कठोर छाती से और भी जोर से चिपका लिया और मेरे सिर को अपनी ठुड्डी के नीचे दबा लिया। मैंने अपने होंठ उसकी बर्फ जैसी ठंडी गर्दन पर दबाए। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैंने जवाब दिया। आप एक छोटे से पेड़ की तुलना पूरे जंगल से करते हैं। मैंने आंखें घुमाईं, लेकिन वह देख नहीं सका। असंभव। उसने मेरे सिर के ऊपर चूमा और आह भरी। कोई वेयरवुल्व्स नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे जेकब से मिलना है। तो फिर मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। वो इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि यह कोई समस्या नहीं होगी। मुझे यकीन था कि वह सही था। हम इस बारे में देखेंगे, मैंने फिर भी कहा। वह अभी भी मेरा दोस्त है। मैं अपनी जेब में जेकब के नोट को महसूस कर सकता था, जैसे कि उसका वजन अचानक 10 पाउंड हो गया हो। मैं उसकी आवाज में शब्दों को सुन सकता था, और ऐसा लग रहा था कि वह एडवर्ड के साथ किसी ऐसी बात पर सहमत हो रहा था जो वास्तव में कभी नहीं होगी। इससे कुछ नहीं बदलेगा। माफ कीजिए।